बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के प्रतिभागियों से संवाद किया और विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से विज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। हर प्रांत, हर भाषा, हर बोली, हर रिवाज के लोग काशी आकर बसे हैं। जिस स्थान पर ऐसी विविधता होती है वहीं नए विचारों का जन्म होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को सर्टिफिकेट दिया, छात्रों को सर्टिफिकेट दिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आया कि आज काशी आज पूरे विश्व में विख्यात है। काशी में लोग आके शांति की तलाश करते हैं, शांति की ज्ञान लेते हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी में डबल इंजन की सरकार की तरफ से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं कल बता दें कि प्रधानमंत्री देर रात कल काशी की सड़कों पर भी दिखाई दिए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए बने 4 लेन का निरीक्षण किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो काशी सांसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में आज हम सबको अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मंच पर उपस्थित काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से अपने काशी के इन विद्वानों और यहाँ के युवाओं के साथ आज मंच शेयर कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उन्हीं की काशी में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन दुनिया की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब 500 वर्षों की प्रभु श्री रामलला की वनवास के उस कालखंड को समाप्त करके उन्होंने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला को। अगली खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां सपा नेता विनय शंकर तिवारी के घर पर रेड हुई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां गोरखपुर समेत कई ठिकानों पर ईडी की रेड है। बता दें कि लखनऊ, गोरखपुर समेत 12 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। गंगोत्री एंटरप्राइज से जुड़ी फाइलें खंगाल रही है ईडी। इसके साथ ही बता दें कि पहले ही 73 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। 1100 करोड़ के लोन में हेराफेरी करने का पूरा आरोप है। विनय शंकर तिवारी, रीता तिवारी, अजीत पांडे का नाम इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है, जहां सपा नेता विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने छापेमारी की। ईडी ने गंगोत्री एंटरप्राइजेस के नाम बैंक लोन घोटाला केस में यह छापेमारी की है। विनय शंकर के गोरखपुर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये लखनऊ की तस्वीरें देख रहे हैं आप। शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। आपको बता दें कि राशन घोटाले में ईडी की 6 ठिकानों पर रेड जारी है। आपको बता दें कि राशन घोटाले के आरोपी हैं शाहजहां शेख। पूर्व सरकारी कर्मचारी अरूप सोम के घर रेड हुई है। मछली का कारोबार करता है अरूप सोम के आवास पर यह रेड चल रही है। तो पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के
यौन शोषण का मामला गरमाया हुआ है लगातार। वहीं ईडी ने टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। एक और केस शाहजहां शेख पर दर्ज हुई है। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं ईडी ने राशन घोटाले में बंगाल में 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की है। एक शख्स अरूप सोम के यहां भी ईडी की टीम पहुंची। अरूप पहले सरकारी नौकरी में था, अब मछली का धंधा करता है। इससे पहले 22 फरवरी को ईडी ने शाहजहां को नया समन जारी किया था। इससे में कहा गया कि वह 29 फरवरी को जांच के लिए मौजूद रहे। अब देखने वाली बात होगी कि 29 फरवरी को शाहजहां शेख हाजिर होते हैं या नहीं। तो शाहजहां शेख फरार चल रहा है और एक तरफ ईडी ने एक और नया केस दर्ज किया है। आपको बता दें, राशन घोटाले के आरोपी हैं शाहजहां शेख। बढ़ते अगली खबर की ओर, राजा भैया पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। यूपी की सियासत में लगातार हलचल देखी जा रही है। राजा भैया साथ आना चाहें तो स्वागत है, अखिलेश यादव की तरफ से अब बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि जब कांग्रेस से गठबंधन में आगे पीछे हो रहा था तो लगातार समाजवादी पार्टी कोशिश में थी कि राजा भैया हमारे साथ आए, और एक बार फिर से राजा भैया साथ आना चाहें तो स्वागत है, ऐसा अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। बीजेपी सहयोगी दलों को 2-2 सीट नहीं दे सकती, ऐसा अखिलेश कह रहे हैं। जिनको सीट नहीं मिलेगी उनको हम अपने साथ लेंगे। तो अखिलेश यादव एक तरफ से उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी मोड में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया का नाम चर्चा में है। राजा भैया की सियासी ताकत को लेकर यूपी की राजनीति गर्मा चुकी है। राजा भैया की पार्टी के पास सिर्फ 2 विधायक हैं, जिसमें एक वो खुद हैं, लेकिन यूपी के राजनीतिक हालात इस समय ऐसे हैं कि ये 2 विधायक बहुत ज्यादा अहम है। इस बीच अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए राजा भैया की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। सपा प्रमुख ने कहा है कि अगर राजा भैया हमारे साथ आना चाहें तो उनका स्वागत है। अखिलेश यादव ने कहा कि वैसे भी बीजेपी ने अपने सभी संगठनों को, सभी गठबंधन के सहयोगियों को 2-2 मंत्री पदों का वादा किया है। कैसे देंगे सभी को 2-2 सीट? जो मंत्री नहीं बनेंगे वे नाराज होंगे, हम उनका समर्थन लेंगे। तो अखिलेश यादव ने एक क्लियर मैसेज दिया है राजा भैया को, आप हमारे साथ हैं। लेकिन हमारा अगर साथी, हमारे संबंध उनसे खराब नहीं है। हमारी जो बातचीत है वो तो रहेगी और संबंध रहेंगे, लेकिन हमारा अगर साथी ला सकता है किसी को तो हम तो सबको स्वागत कर रहे हैं। अभी भी हम पे 63 सीटें हैं, लेकिन 2 बढ़ा के। अगली खबर प्रयागराज से निकलकर सामने आ रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है। शाही ईदगाह मामले में मस्जिद हटाने की मांग पर आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पेश की जा रही हैं। बता दें कि हाईकोर्ट के 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई किया जाएगा। आज दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर है, जहां हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की याचिका पर आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर आज सुनवाई करेगा। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का आज निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इस पर शोक जताया है। कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में वह भर्ती थे। मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है उन्होंने। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 86 साल के थे। उन्हें कार्डियक अरेस्ट के बाद यहां भर्ती कराया गया था। वहीं उनके निधन के बाद पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और करांजा सीट से विधायक राजेंद्र पाटनी का निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने शुक्रवार सुबह अंतिम सांस ली। उनके निधन पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोक जताया है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक की निधन की खबर निकलकर सामने आई है। करांजा सीट से एमएलए राजेंद्र पाटनी का निधन हुआ है। बता दें कि लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का शोक संवेदना व्यक्त करने की खबर निकलकर सामने आई। करांजा सीट से एमएलए थे, लंबे समय से यह बीमार चल रहे थे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी घबराई हुई है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगले 2 से 3 दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन की खबरें आने लगी। बीजेपी ये कह रही थी कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अचानक अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां नोटिस आ जाता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब ईडी भी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है। सीआरपीसी 41A का नोटिस तैयार है। 2 से 3 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया, अब सीबीआई को आगे किया गया है। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो इतनी जल्दबाजी केंद्र सरकार के अंदर दिखाई जा रही है कि अब ईडी छोड़ो, ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, अब सीबीआई को कहो कि सीबीआई तुरंत इनको गिरफ्तार करे। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे को अज्ञात लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। सांसद पांडे के स्वजनों को मिले इस धमकी के बाद कबीरधाम जिले समेत राजनांदगांव जिले में हड़कंप मच गया है। बताया गया है कि सांसद के घर पर उसकी पत्नी के मोबाइल के व्हाट्सएप कॉल पर किसी विदेशी नंबर से फोन आया। इसके बाद सांसद पांडे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी और करवर्धा एसपी को इसकी शिकायत की। इस शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है। अगली खबर रायपुर से है, जहां 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आयोजन होगा। सिरपुर महोत्सव में बिखरेगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा। 24 से 26 फरवरी तक सिरपुर महोत्सव का आयोजन होना है। आपको बता दें कि महोत्सव में लेजर शो और इंडियन आइडल फेम की प्रस्तुति महोत्सव में पहली बार किया जाएगा। तो महानदी आरती का आयोजन भी किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 4 से 6 तक स्थानीय लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे इस दौरान। तो बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आयोजन होना है। आपको बता दें कि इस दौरान कलाकार प्रस्तुति देंगे, लेजर शो और इंडियन आइडल फेम की प्रस्तुति दी जाएगी। खनौरी बॉर्डर पर मृतक किसान को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पंजाब सीएम भगवंत मान ने आर्थिक सहायता की घोषणा की है। किसान के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसान की छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है। आपको बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर पुलिस से झड़प के दौरान 23 साल के शुभकरण सिंह नाम के किसान की मौत हो गई, जिसके बाद लगातार किसान संगठनों में आक्रोश है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा पुलिस के जिस अफसर ने यह किया है उस पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब निकलकर सामने आई है खबर कि वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया। 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी पीड़ित परिवार को, और साथ ही उसकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी पंजाब सरकार की तरफ से, ऐसा भगवंत मान की तरफ से कहा गया है। किसान संगठनों की केंद्र से अब तक कई बैठकें हुई, जिनमें से 4 बार विफल रही। हालांकि 5वीं बैठक के दौर में केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, फसल विविधीकरण, पराली का विषय और प्राथमिकी दर्ज कराना, इन मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हो गई है। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है। इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा ने शंभू बॉर्डर पर पंजाब के युवक शुभकरण की मौत और हरियाणा पुलिस के द्वारा किसानों पर आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियां चलाने के विरोध में आज देश भर में आक्रोश दिवस मनाने का ऐलान किया। आज शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पर काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। और ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं शंभू बॉर्डर का, जहां काला दिवस मनाया जा रहा है, ब्लैक डे मनाया जा रहा है आज किसानों की तरफ से। शुभकरण सिंह नाम के किसान की मौत के बाद देखो, शांतमय जो किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने हक की मांगों के लिए, जो मोदी साहब ने जो ऐलान किया था कि आपकी जो 4 मांगे हैं दिल्ली आंदोलन के समय पे, एमएसपी का कानून, किसानों मजदूरों के ऊपर हुए पर्चे रद्द करेंगे, बिजली शोध बिल रद्द करेंगे, और हमारे 4 किसान और 1 पत्रकार भाई को लखीमपुर खीरी में दौड़कर अजय मिश्रा टैनी ने मार दिया था कि उनका इंसाफ देंगे। वो ये सभी बातों को भूलकर मोदी सरकार ने साढ़ा 750 किसान शहीद कर अभी जो मांगे हैं उनको मानकर मुकर रहे हैं, और उसके लिए हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली में। हमारा हक है और उनने हमारा
परसों को एक किसान जो नौजवान था गोली डालकर उसको शहीद कर दिया, उसके विरोध में हम जो आज सारे भारत में काला दिवस मना रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27।